तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे वी आर द फार्मासिस्ट। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, पहली चीज़, ये टाइट्रेशन नहीं होती। ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट का यूज़ नहीं होता। क्योंकि टाइट्रेशन हमने जितनी भी पहले करी उनमें क्या था कि ब्यूरेट होता था और इंडिकेटर होता था। तो इसमें ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, इसलिए इसमें ब्यूरेट का और इंडिकेटर का यूज़ नहीं होगा। और इसको मैं बहुत शॉर्ट टर्म में आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ जाएं और फिर हम पेपर में बना के लिख सकते हैं। तो पहली चीज़, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज अ नॉट पार्ट ऑफ टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन का पार्ट नहीं होता क्योंकि देयर इज नो यूज ऑफ ब्यूरेट एंड इंडिकेटर। इंडिकेटर और ब्यूरेट का इसमें यूज नहीं है, सिर्फ कॉनिकल फ्लास्क और कुछ एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट। तो इसको सिंपल, या पहली चीज, ग्रेवी का मतलब होता है वेट और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम वेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कितना है। तो इसमें ब्यूरेट इंडिकेटर का यूज होना नहीं, जैसे कि आपको बता दिया बाकी टाइट्रेशन की तरह। तो सिंपल फॉर्म में आपको ये जो भी टाइट्रेशन है इसमें कुछ वर्ड याद करिए। जैसे आप व्हाट्सएप पे कुछ सेंड कर दें पीडीएफ में या जेपीजी फॉर्म में, तो ऐसे ही पीडीएफ, डब्ल्यूडी, डब्ल्यूसी, ये 7 वर्ड आप याद कर लीजिए। इनसे ही आपको पूरी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस याद हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है कि ये 7 स्टेप हैं, मतलब इसका जो मैकेनिज्म है ये होती कैसे है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते कैसे हैं, तो वो इन 4 बेसिस पर करते हैं। 4 स्टेप है इसके। कुछ लोग इसके स्टेप जो है 8 भी मानते हैं, क्योंकि हम जैसे टाइट्रेशन करने से पहले कुछ सैंपल जो भी होता है उसको कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें कॉनिकल फ्लास्क में जब हम सैंपल को लेते हैं तो कुछ लोग जो है उसको भी स्टेप मानते हैं कि हमारा पहला स्टेप है इसको लेना, लेकिन मेनली इसमें 7 स्टेप है। अब जैसे कि सबसे पहले हमने कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया, BaCl2। BaCl2 हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया। अब P से अगर देखें तो P का मतलब है प्रेसिपिटेशन। तो हम पहले इसमें प्रेसिपिटेशन एजेंट डालेंगे जो कि H2SO4 है। तो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये जो है इसके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। उसके बाद P के बाद आता है D। D से हमारा डाइजेशन हो गया। अब उसको डाइजेशन के लिए मतलब उसको हीट करेंगे और 1 दिन के लिए रख देंगे। मतलब आज अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको हम आज हीट करके रखेंगे और फिर अगले दिन आएंगे उसको करने के लिए। तो अगले दिन आने से क्या होगा कि जो भी स्मॉल पार्टिकल है वो ज्वाइंट हो जाएंगे टुगेदर और पीपीटी फॉर्म हो जाएगी। पहला हमने प्रेसिपिटेशन एजेंट डाला, दूसरा डाइजेशन करा, 1 दिन के लिए रख दिया हीट करके जिससे कि हमारी पीपीटी फॉर्म हो गई। उसके बाद F, फिल्ट्रेशन करेंगे। 3rd स्टेप हमारा, पहला ये, दूसरा डाइजेशन, तीसरा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे कि एक बुकनर्स फनल का यूज करके हम उसको फिल्टर करेंगे। बुकनर फनल्स का यूज करके हम उसको फिल्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हमारा वॉशिंग आता है, वॉशिंग करेंगे, मतलब जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटी वगैरह है जो भी अफेक्ट कर रहे हैं हमारे सैंपल पे, उस चीज़ को हम अलग करेंगे सैंपल से। तो और 5वां है ड्राइंग एंड इग्निशन। मतलब एक भट्टी जैसा होती है ना, आग जिसमें आग जलाते हैं, तो मफल फर्नेस में उसको जलाएंगे काफ़ी। और किस पे रख के जलाएंगे, मतलब क्रूसिबल एपरेटस पे रख के उसको मफल फर्नेस में जलाएंगे। और 6ठा स्टेप आता है वेट। अब जब उनको जला लेंगे तो फिर जो हमारा पीपीटी फॉर्म होगी, जो बचा कुचा होगा, फिर हम उसका जो है वेट करेंगे वो कितना है। वेट करने के बाद लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन। अब जो हमारा वेट आया उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे, अमाउंट निकालने के लिए वेट ऑफ पीपीटी इनटू ग्रेविमेट्रिक फैक्टर अपॉन वेट ऑफ सैंपल। तो जैसे कि सैंपल हमारा BaCl2 था तो उसका तो हमारा 223, ये जो हमारा वेट ऑफ पीपीटी था उससे मल्टीप्लाई ग्रेविमेट्रिक फैक्टर अपॉन वेट ऑफ सैंपल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें यहाँ वैल्यू रखेंगे जो भी उसकी पीपीटी की जो बनी है हमारी, उसकी जो वैल्यू आएगी, और ग्रेविमेट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रेविमेट्रिक हमारा 0.585। ये कैसे आया, जब हम BA मोलिकुलर फॉर्मूला BA का 137 को डिवाइड करेंगे 223 से, तो इसको डिवाइड करने जो आंसर आएगा वो हमारा ये है।
उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा BaCl2 था हमारा कोनिकल फ्लास्क में था, वो कितना हमने लिया था उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो जब ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज़ इसमें याद करने वाली ये है PDF WD WC। पी से प्रेसिपिटेशन एजेंट डालेंगे, डाइजेशन करेंगे, एक दिन के लिए रख देंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, वॉशिंग करेंगे, डाइजेशन और इग्रीशन, और लास्ट वाला W हमारा वेट और कैलकुलेशन। ये हमारे जो है, अगर आप ये 7 वर्ड याद रख लें उनसे ही हमारा ये 7 स्टेप जो है आ जाएंगे। ये हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट इसमें ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कितने इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए, कितने किए। तो जैसे कि पहला हमने क्या करा था, पहले तो हमने कोनिकल फ्लास्क लिया था जिसमें हमने BaCl2 लिया था, कोनिकल फ्लास्क लिया था सबसे पहले। उसके बाद हमने उसको किससे फिल्टर करा था, बुकनर फनल से। बुकनर फनल से फिर हमने उसको फिल्ट्रेशन करा। उसके बाद फिर सैमनस को उसमें जलाया, किस पे रख के, क्रूसिबल पे। उसके बाद एनालिटिकल बैलेंस से हमने उसको बैलेंस किया। तो कितने, 1 2 3 4 5 इंस्ट्रूमेंट हमने इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यूज करे। पहला कोनिकल फ्लास्क, दूसरा बुकनर फर्नेस, मफिल फर्नेस, क्रूसिबल में रखकर हमने उस भट्टी में जलाया, उस भट्टी को हम ये कहते हैं। और एनालिटिकल बैलेंस हमने उसका बैलेंस निकाला, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या है कि दिस नो यूज प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब इसमें जो है ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ नहीं किए, ज़्यादा गिलास वगैरह हमने यूज़ नहीं किए इसमें मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड का हमने कोई यूज़ नहीं करा, इंडिकेटर वगैरह ये सब हमने यूज़ नहीं करा। तो इतने सामान की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक कोनिकल फ्लास्क मिल जाए और केमिकल और ये सब आइटम, मतलब इतना कुछ कि इसमें नहीं होता है। एक तो इसका एडवांटेज ये है। दूसरा है कि मोस्ट एक्यूरेट सिंस देयर नो एनी मेजरमेंट या कैलकुलेशन, तो इसमें कम से कम इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इसलिए वैल्यू भी बहुत एक्यूरेट आती है, इम्प्योरिटी के कम चांस होते हैं, और इसमें मेजर कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ती है। लास्ट में फॉर्मूला था एक, उसको लगा के वैल्यू आ जाती है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी इसमें नहीं है एडवांटेज में। अब तीसरा है दिस इज नो एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर आयन, इसमें कोई अदर केमिकल ऐसा भी नहीं है कि रिएक्ट करके इम्प्योरिटी बनाए या कुछ, ज़्यादा केमिकल का भी इसमें यूज़ नहीं है। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो पहला इसका डिसएडवांटेज होगा कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्लो प्रोसेसर है, ये स्लो है। जैसे कि हमने देखा था कि एक दिन के लिए तो उसे हमने लेफ्ट आउट करा था प्रेसिपिटेट बनने के लिए, तो ये काफ़ी टाइम लेता है ये एनालिसिस, इसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। दूसरा, सैंपल मस्ट बी फॉर्म प्रेसिपिटेट, मतलब सैंपल प्रेसिपिटेट ही बनाने वाला इसमें सैंपल यूज होगा जो पीपीटी बनाए, जैसे कि आपने देखा था। उसके बाद पीपीटी मस्ट बी स्टेबल, प्रेसिपिटेट जो बने हैं उसके स्टेबल होने चाहिए। और फॉर्मेशन ऑफ को पीपीटी एंड पोस्ट पीपीटी, फॉर्मेशन जो होता है इसमें को पीपीटी और पोस्ट पीपीटी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने सैंपल लिया तो उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी होती है, अगर उसके साथ इम्प्योरिटी बन रही है शुरू से ही, उसको हम को प्रेसिपिटेट कहते हैं। और सैंपल हमारा पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसमें जो इम्प्योरिटी आती है कंप्लीट होने के बाद, उसे हम पोस्ट प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और छोटा सा तरीका था याद करने का, PDF WD WC, ये 7 इसके स्टेप हैं जिनसे ये ग्रेविमेट्रिक एनालाइज की जाती है। और इसमें मेन ये भी सवाल आता है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है या टाइट्रेशन, तो ये टाइट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, एनालिसिस है, क्योंकि इसमें ब्यूरेट का और इंडिकेटर का यूज़ नहीं होता है। तो अगर कोई भी इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दें। थैंक यू।